अस्सलामुअलैकुम। नावल भीगा दिसंबर, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 8वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। समझ ही नहीं पा रही थी वो कि उसको हुआ क्या है। इससे पहले यशम कुछ बोलता, बिशा ने सवाल कर लिया, परी कैसी है, उसकी तबीयत ठीक है? उसने पूछा तो यशम ने सर हिलाया। बस पैनिक अटैक्स होते हैं उसे, बहुत हसास है वो बोला। और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि बिशा पहले बोल उठी। क्या जो आप बोलना चाह रहे हैं वो जानती है? बिशा उसके मुंह से नहीं सुनना चाहती थी जो उसके आंखों में देख रही थी, और उसे अफसोस भी था कि किस लम्हे में यशम खान ने यह महसूस किया था। यशम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मेरी और उसकी मंगनी दादा जान की पसंद है या परी की? दादा जान ने मुझे बहुत फोर्स करके उस मंगनी पर आमादा किया था और मैं भी मान गया था, मगर वो दोनों ही जानते हैं कि अगर कभी मुझे ज़िंदगी में किसी में इंटरेस्ट होता है तो वो दोनों मुझे कुछ नहीं कह सकते, और ना ही मैं इस बारे में जवाबदेह हूँ। यशम ने उसे तफसीली बताया। मुझे लगता था आप एक फेयर इंसान हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है मर्द तो मर्द होता है, इसमें फेयर कहाँ से आ गया? अपनी मर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानता है। बिशा खामोश हो गई। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी दाऊद से जान मैं छुड़ा दूंगा, हम उस पर केस करेंगे, वो तुम्हें इस तरह कैद करके नहीं रख सकता। वो बोला तो ज़रा गुस्से में आ गया। बिशा उसकी जानिब देखने लगी। अंदाज बिल्कुल संजीदा था। आप जानते हैं मेरा भाई वकील है, मेरे बाबा रिटायर्ड ऑफिसर। जब ये दोनों मिलकर भी दाऊद का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो आप कैसे कुछ बिगाड़ेंगे? वो सपाट अंदाज में बोली। बिशा, मैं तुमसे प्लीज़ वो अल्फाज मत कहिएगा जिससे मुझे बेहद शर्मिंदगी हो कि मैं शादीशुदा हूँ। आपको लगता है मुझे देखकर कि मैं आपकी इस बात को अफोर्ड कर सकती हूँ? यहाँ मेरे माथे पर लिखा है कि मैं सिर्फ दाऊद इब्राहिम की हूँ, और ये बात मैं जान गई हूँ कि मैं चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकती। मैं उसी की रहूंगी। और परी के सामने मुझे शर्मिंदा ना करें। दोबारा मेरी हवेली कभी मत आइएगा। वो कहकर आंखें झुका गई। यशम उसकी जानिब देखता रहा। तुम सुकून से सोच लो, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचती हो। तुमने खुद को खुद ही दाऊद की कैद में रख लिया है। तुम अगर उससे आज़ाद होना चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा, और इसके बाद? उसने उसकी बात अचक ली। इसके बाद क्या करेंगे? मुझसे शादी करेंगे? और परी, वो तो बेकसूर मारी जाएगी, वो एक बीमार लड़की है। यशम बोला। बस करे यशम खान, आपसे इन बातों की तवक्को नहीं थी मुझे। कुछ तो ढका रहने दे मेरी आंखों के सामने। वो एकदम गुस्से से चिल्लाई। ना ही मुझे आप में दिलचस्पी है और ना ही किसी एक इंसान भी। मैंने ये सोचा कि मुझे किसी एक दिन भी मैंने ये सोचा कि मुझे आपके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जब आप परी का ख्याल रखते थे, हर चीज़ को इग्नोर करके। ये परवाह नहीं करते थे कि परी को क्या इशू है, और सारी ज़िंदगी आपको इस इशू के साथ रहना। दर हकीकत मैं आपके लिए सिर्फ ज़ाहिरी अट्रैक्शन हूँ। ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, जबकि आपके अंदर परी ही है। मेरी जानिब से अपना दिमाग हटा लें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब आप जा सकते हैं, उसने कहा और पीछे हो गई। यशम उसको देखता रहा और फिर वो उठ गया। उसने अपनी मुठियां भींची हुई थी। तुम सिर्फ परी की वजह से ऐसा कह रही हो, वो बोला तो बिशा मध्यम सा मुस्कुराई। नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं आपकी जानिब, और मैं इस बारे में सोच ही नहीं सकती कि मैं शादीशुदा हूँ। कुछ दिनों में एक बच्चे की माँ बन जाऊंगी, और किसी यशम खान का ख्याल मेरे दिमाग में आए, उसने साफ लफ्जों में कहा। यशम ने उसे देखा तो आंखों में जैसे टूट फूट थी। बिशा ने अलबत्ता उसकी जानिब नहीं देखा था। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ मुझे पुकार लेना। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा, उसने कहा और सीधा वहाँ से बाहर निकल गया। बिशा ने उस बंद दरवाजे की जानिब देखा। अभी कुछ ही लम्हों में उस पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ था जो उसे हिला कर रख गया था। वो उसकी जानिब हाथ बढ़ाती जिसके हाथ में किसी मासूम का हाथ था। उसने सर झटका और शायद पहली बार दाऊद का इंतज़ार करने लगी। उसे आदत हो गई थी इस कैद की। ये सुकून, आराम, जहनी सुकून, दिली खुशी, ये सब चीज़ें क्या हैं ये वो नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि दाऊद इब्राहिम से नफरत करनी है और उसी के साथ रहना है। वो घर लौटी तो अकेली ही ड्राइवर के साथ आई। पहली बार उसका इंतज़ार किया, तब भी वो नहीं आया तो मुलाजिम ने बताया कि उसके घर वाले आए हैं, जबकि दाऊद किसी काम के सिलसिले में शहर गया। उसने गहरा सांस भरी और ख़ुद को संभालती अंदर आ गई। वो लोग मर्दान खाने में मौजूद थे। बाप और दोनों भाइयों को वो दूर से खड़ी देख रही थी। आज उनकी किस्मत अच्छी थी कि दाऊद यहाँ नहीं था, वरना वो उन्हें कभी यहाँ तक पहुँचने नहीं देता। वो यूं ही खड़ी उन लोगों को देख रही थी जिनके चेहरों पर वाज़ेह परेशानी थी। क्या फ़ायदा इस परेशानी का जब यकीन की डोरियां ही टूट गई हों?
जब यकीन ही ना रहे, जब उसे उनकी ज़रूरत थी, जब वो हलकान होती थी, दाऊद के सामने साथ एडजस्ट नहीं कर पाती थी, तब उन्होंने उनमें से किसी एक ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। और आज जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो एतबार आ गया। अब वो ये चाहते हैं कि बिशा स्टैंड ले, उनके साथ जाए। दाऊद उनका कुछ भी नहीं छोड़ता। वो अंदर आ गई, पाँव मन मन भारी हो रहे थे। खुश्क आंखों से वो अपने बाप को देख रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। वो उनके करीब आ गई। शायद उसके जलते तड़पते दिल को उनकी गुर्बत में सुकून मिल जाता। वो लोग भी उन्हें देख चुके थे। उसके नज़दीक आने पर एकदम खड़े हुए। कैसे हैं आप बा? लग रहा था सदियों बाद उन्हें देखा। वो बोली तो अपनी बेटी की हालत देखकर उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसे संभाल कर उन्होंने बिशा को खींचकर सीने में भींच लिया। बिशा, मेरी बच्ची, मैं लेने आया हूँ तुम्हें, साथ चलो मेरे बेटे, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना। वो बोले। बिशा खामोशी से खड़ी रही। उसकी आंखों से एक आंसू नहीं टूटा। उसने धाड़े नहीं मारी कि उसका सीना फट गया, छलनी हो गया। तब आए वो लोग। अब उन्हें ख्याल आया कि उसे उनके साथ चले जाना चाहिए। पीछे मुड़कर उन बहुत सारे दिनों में उसने कितनी बार देखा, कौन नजर आया अपना। उसने आवाज़ दी तन्हाइयों में कि कोई तो अपना हो। कौन था अपना? और आज जब वो ख़त्म हो गई, जब कुछ भी ना रहा, तो वो लोग हमदर्दी के लिए आ गया। वो चल में यूं ही खड़ी रही। बिशा, कुछ तो बोलो मेरे बेटे, कुछ भी बोलो, सुना दो मुझे। मैं तुम्हारा बाप कहलाने लायक ही नहीं। मारो पीटो मुझे, मैंने बाप होने का हक अदा नहीं किया। बिशा, वो रो रहे थे। उसे तकलीफ हुई उनके आंसू से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। देखिए, महल जैसा घर, बड़ा नाम, बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी मैं, और मैं बहुत बड़ा दाऊद, मेरे पास सब तो है। और चाहिए ही क्या एक लड़की को? अगर आप बात करेंगे कि एक लड़की को इज्जत मोहब्बत चाहिए होती है, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। बाबा, मैंने बहुत कम अरसे में बहुत कुछ सीख लिया, और ऐसा सबक सीख लिया जहाँ मज़ीद मुझ में कुछ भी सीखने की हिम्मत नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो देखिए, मेरा कैद खाना, यहाँ से बाहर झांकने की भी मुझे इजाज़त नहीं है, मगर मैं खुश हूँ क्योंकि इन दरो दीवारों ने मेरी सिसकियाँ सुनी हैं। अब मैं इनके साथ बेवफाई करके यहाँ से नहीं जाना चाहती। ये लोग शायद इन बहुत सारे महीनों मैंने 4-5 बार देखा। मुझे नहीं पता ये पूरा महल कैसे दिखता है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी दिलचस्पी ही मर गई है। देखिए, मेरे कपड़े, आज तक मैंने कोई नया लिबास नहीं पहना, मगर मैं खुश हूँ क्योंकि ये लिबास, ये दुपट्टा मेरे आंसू पूंछता रहा है। मैं तो खुश हूँ इन सब के साथ। ये जेवरात, ये तोग की तरह चिपटे जेवरात हर औरत का ख्वाब होंगे, मगर मेरा कोई ख्वाब नहीं बाबा। मेरा ख्वाब आप जानते हैं क्या है? मैं तो बस इस ख्वाब के पूरे होने की मुंतज़िर हूँ। वो दिन आएगा बाबा, मैं इन्हीं आंखों से देखूंगी जिस दिन दाऊद इब्राहिम भस्म हो जाएगा। मेरा ख्वाब सिर्फ उसकी बर्बादी है। वो खामोश हो गई, सांस जैसे फूल गए। आप लोग चले जाइए, मैं नहीं चाहती वो यहाँ आए और आप में से किसी को कोई नुकसान करे। मैं पुलिस लेकर आऊँगा, तो मैं यहाँ से ले जाऊँगा। मेरे एक फ़ोन की देर है और मैंने कमिश्नर से बात कर ली, वो दाऊद को अरेस्ट कर लेगा। तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। बिशा ने ज़रियाब की जानिब देखा। राज में कुछ नहीं था, कोई जज्बा नहीं था, ऐसा लग रहा था, और जज्बे हर एहसास से आरी हो गई है वो। बिशा, तुम आज़ाद हो जाओगी। ज़रियाब ने उसे शानों से थाम लिया। जेहान की हिम्मत ही ना पड़ी उसकी जानिब बढ़ने की। वो अपनी बहन से बात करने के लिए लफ्ज़ों को तलाश रहा था। उसने भी तो बिशा का बहुत दिल दुखाया था। बिशा की निगाह सामने जनान खाने से आती मोरे और हुरैन पर गई। उसने उन दोनों की जानिब देखा तो मधम सी मुस्कुराहट लबों पर छा गई। हुरैन की तो सर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, जबकि मोरे उसके नज़दीक आई और उसको शाने से थाम कर उन्होंने उसके सीने में जकड़ लिया और बुरी तरह रो दी। बिशा की आंख से अलबत्ता एक आंसू भी नहीं निकला था, और निकलता भी कैसे? उसे अब उन लोगों का इंतज़ार थोड़ी था कि ये आएँ और आकर उसे बचाएं। उसे तो बस अल्लाह की तरफ से इंतज़ार था, कभी तो उसकी दुआ कबूल होती। वो यूं ही कुछ देर लगी खड़ी रही, और फिर जब मोरे ने कुछ महसूस नहीं किया तो उसे खुद से दूर किया, उसका चेहरा थाम लिया। बिशा, हमारा बच्चा, हम सुनाकर आया उस जरीना खातून को। उसने हमारे बच्चे की ज़िंदगी आज़ाब बना दी। कैसे तारीफ़ें करता रहा था और अब मुंह सीकर बैठा था। हमारी बच्ची फालतू थी। मोरे ज़रा गुस्से में भी लगी। बिशा को वो चंद दिन याद आ गए जो उसने घर से बाहर गुजारे थे। उसने गहरा सांस भरा। दाऊद आ जाएंगे, आप लोगों को अब चले जाना चाहिए। वो दोबारा बोली तो सबने उसको ज़रा हैरानगी से देखा। मैं नहीं चाहती मैं उनके आगे आप लोगों को बचाने के लिए मिन्नतें करूं। तुम हमारे साथ चल रही हो बस। ज़रियाब ने उसकी ज़िद के आगे एक न सुनी और उसका हाथ पकड़ लिया। लाला नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो जानती थी दाऊद उसे एक लम्हे भी दूर जाने नहीं देगा, उल्टा वो उसके घर वालों को तकलीफ़ें देगा, जिससे और कुछ नहीं, उसे बहुत अजियत होगी। लाला प्लीज़ मुझे छोड़ दें। आप क्यों कर रहे हैं? मैं आप लोगों के साथ जाना नहीं चाहती। बिशा, ज़रियाब एक पल के लिए रुका। हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, इसकी सज़ा हमें दो, खुद को नहीं।
मैंने पहले ही अपनी बेवकूफ़ी से बहुत कुछ गलत कर दिया है, मगर अब आगे और नहीं, वो बोला और ज़बरदस्ती वो बिशा को वहाँ से ले जाने लगे। बिशा उन्हें रोकती रह गई। उस वक्त ना ही दाऊद के खास मुलाजिम थे और ना ही दाऊद, और जो कोई था भी वो नज़रें चुराकर इधर उधर हो गया, जैसे चाहता हो कि वो वाकई यहाँ से चली जाए। बिशा सबको देख रही थी, उसका दिल काम सा गया था आने वाले वक्त के बारे में सोच करके क्या होगा, मगर ज़रियाब ने एक न सुनी और वो उसे वहाँ से लेकर निकल आया। ये हैरान कुन मोजज़ा तो था, मगर आने वाले वक्त में ये वो जानती थी कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। दाऊद को अगला दिन लग गया था वहाँ से निकलने में। उसने गांव में कदम रखा है कि उसकी गाड़ियों को पुलिस की भारी नफरी ने रोक लिया। उसने चौंक कर पुलिस की गाड़ियों को, फिर अपने मुलाजिम को देखा जो खुद भी नहीं जानता था। उसकी गाड़ी का शीशा बजाएगा। मिस्टर दाऊद, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अपनी बीवी को वायलेंस और उन पर तशद्दुद करने का केस है। आपको हमारे साथ चलना होगा। वो इंस्पेक्टर उसके इलाके का नहीं था, यहाँ तक कि उसके हल्के का भी नहीं था। ये कोई यंग इंस्पेक्टर था। दाऊद ने उस इंस्पेक्टर की जानिब देखा। किसने ये रिपोर्ट बनवाई है? उसे कुछ अंदाज़ा तो था, मगर वो नाम सुनना चाहता था। एडवोकेट ज़रियाब ने आपके खिलाफ रिपोर्ट कराई है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपके सवालों का जवाब दें। उस इंस्पेक्टर ने दाऊद के सवालों को खाते में लाए बिना दरवाज़ा खोला। 1 मिनट, वो धाड़ा, जबकि उसकी पेशानी की रगें इश्तियाल के मारे फटने को थी। क्या सबूत है मेरे खिलाफ? उसने सख्ती से दांत भींचते हुए उस इंस्पेक्टर से पूछा। ये सवाल आपका वकील करे तो ज़्यादा मुनासिब है। अब आप उतरने की जहमत करेंगे या मैं खींच कर निकालूं? उस इंस्पेक्टर ने सर्द मोहरी से कहा। तो दाऊद ने मुड़कर अपने खास मुलाजिम को देखा। उस वक्त उन्हें इज्जत की धज्जियां उड़ जाती अगर दाऊद के हाथों में हथकड़ी डालकर वो उसी के गांव से उसे घसीट कर ले जाते। दाऊद के अंदर बदले की आग बढ़ा रही थी। साईं, मैं चला जाता हूँ आपकी जगह। उसके मुलाजिम जल्दी से निकला और इंस्पेक्टर को समझाने लगा। दाऊद खामोश बैठा था, जबकि इंस्पेक्टर ने बिना किसी लिहाज के खींचकर थप्पड़ उसके खास मुलाजिम के गाल पर जड़ दिया। रिश्वत लगाएगा मुझे? वो उसका गिरेबान पकड़ता गुस्से से चिल्लाया और उस मुलाजिम को पीछे धकेलकर उसने दाऊद इब्राहिम को गाड़ी में से बाहर की जानिब खींचा तो दाऊद ने उसके हाथ झटक दिए। बहुत पछताओगे तुम, वो नफरत से बोला था। उससे बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। अब पछताने का वक्त तेरा आ चुका है। तेरे खिलाफ किसी एक इंसान ने भी गवाही दे दी तो सारी उम्र जेल में सड़ेगा, वो गुस्से से दाऊद पर बोला। तो दाऊद मध्यम सा मुस्कुरा उठा। इंस्पेक्टर ने दाऊद के बाहर निकलते ही उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल दी। उसकी खटाखट तस्वीरें ली जाने लगी। ज़ुरैबा ने पूरी ताकत लगा दी थी किसी और सूबे से पुलिस बुलाकर उस पर अटैक करा था कि पंजाब पुलिस तो खरीद ही चुका था। और इंस्पेक्टर रजा वो इंसान था जो शायद ही किसी को बख्शता हो, मगर वो सब भूल रहे थे। सामने दाऊद इब्राहिम था। दाऊद ने कोशिश की कि वो उसके हाथ में हथकड़ियां ना डाले, मगर उसने जानबूझकर उसके हाथ में हथकड़ियां डाली। आंखों में शब्द बेदारी की सुर्खी के साथ साथ गुस्से की लहर भी थी। उससे सबके सामने ले जाया जा रहा था। वहां लोग इकट्ठे होकर दाऊद को देख रहे थे। दाऊद ने एक नज़र सबकी जानिब देखा। उस वक्त जो उसके अंदर चल रहा था, शायद ही वो अगर उसे वाजे कर देता तो उस इंस्पेक्टर को इतनी दर्दनाक मौत देता कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखती। दाऊद पुलिस की गाड़ी में सवार हो गया। उसकी पेशानी पर पहली बार पसीना फूट आया था। आज उसकी इज्जत नफ्स मुआशरे में उसके बाप की इज्जत पर जो कलंक लगा था, ज़रियाब सारी उम्र भी धोता तब भी ना मिटता। वो खामोश बैठा था, जबकि उसके मुलाजिम को अरेस्ट नहीं किया गया था। शायद जानबूझकर ये तजलील सिर्फ दाऊद इब्राहिम के हिस्से में लिखवाई गई थी। दाऊद इब्राहिम जैसा सेठ जो लोगों को पैसों से खरीदे, उसकी बंदूक के आगे कोई रोक टोक नहीं थी। वो जिसको चाहता उसको नुकसान पहुंचा देता, जिसने बिशा से हर मासूम ख्वाब नोच लिया था। उस वक्त पुलिस कस्टडी में था। उसे वहां से ले जाया गया तो दाऊद को एहसास हुआ कि उसे पंजाब के किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं है। एक केस जा रहा है, शायद वो सिंध का रहा था, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल न्यूट्रल हो, वरना उसके लिए पुलिस को खरीदना हाथ की मैल था, क्योंकि मूसा को उसने छुड़ा लिया था। दाऊद बाहर गुजरते रास्ते देख रहा था। उसके साथ वैन में कोई नहीं था। ज़रियाब, उसने ज़रियाब का नाम लफ्ज़ों में चबा डाला। बिन पानी की मछली की तरह तड़पा तड़पा कर न ख़त्म कर दिया तुम्हें तो कहना कोई दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ था। मेरे बाप की इज्जत पर जो कलंक तुमने लगाया, इसका मदावा तुम्हारी 7 नस्लें भी नहीं कर सकेंगी। वो नफरत और इश्तियाल से ये सब सोच रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार दाऊद इब्राहिम ने हथकड़ी डाली थी। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी, जबकि पंजाब में कोई ये जुर्रत कर भी नहीं सकता था। जानबूझकर सिंध की पुलिस इन्वॉल्व की गई थी। बिशा के आगे खाने लगाए गए थे। वो खामोश बैठी थी। मोरे ने उसको बिल्कुल नया जोड़ा दिया। हुरैन से अब तक उसकी कोई बात नहीं हुई थी। वो सबको बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी, क्योंकि वो दाऊद से खौफजदा थी, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। ज़रियाब ने न जाने कहाँ चला गया था। लेट नाइट जब वो
वापस लौटा तो उसने आगे बढ़कर बिशा का माथा चूम लिया। बिशा ने जोर से आंखें बंद कर ली। इतना जोश भरा और इतना पुराना लम्स बरसों बाद उसे मुयस्सर आए थे, किसी की नरम छाँव। मैं तुम्हारे जख्म कभी भर नहीं सकूंगा, मगर शायद तुम्हारे दिल से इस बात का खौफ निकल जाए कि दाऊद दोबारा तुम्हें अपनी कैद में नहीं ले जाएगा। ये हम में से किसी को नुकसान पहुंचाएगा। ज़रियाब बोला तो बिशा उसे हैरानगी से देखने लगी। क्या ऐसा अभी मुमकिन था कि उसके फ़लसफ़े उसका खौफ निकल जाए? ज़रियाब ने झुककर उसे सेल फ़ोन दिखाया जिसमें दाऊद इब्राहिम को जलील कर दिया था, उसे अरेस्ट कर लिया था। उसके उन्हीं हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी थी। बिशा ने कांपते हाथों से वो वीडियो देखी और उसकी आंखों में बहुत तेज़ी से सुर्खी फैलने लगी। वो बेयकीनी की कैफियत में थी कि कोई दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट भी कर सकता था। उसे तो लगता था उसका अंजाम शायद उसकी आखिरी सांस तक भी ना देख पाए। बिशा की कैफियत तासुर हालात देखकर वो सबके सब आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे। वो मुस्कुराई। क्या ये बाहर भी आ सकते हैं? उसने पूछा। ज़रियाब का दिल फटने को था। उसका बस नहीं चला खुद को कोस से मारे पीटे कि वो अपनी बहन से इतना लापरवाह ही रहा। उस दिन के बाद से अब तक उसने हुरैन से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि वो घर में किसी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे भी उन लोगों ने अपनी बातों में फंसा दिया था। वो लंगड़ा नहीं था या हाथ कट नहीं गए थे उसके कि अपनी बहन की हिफाजत ना कर पाता। नहीं, इंशाल्लाह यह मरदूद कभी बाहर नहीं आएगा। मैंने ऐसा सख्त हाथ डलवाया, ये चाह कर भी कभी बाहर, ये नामुमकिन है। बिशा एकदम बोली। उसकी जानिब सेल फोन बढ़ा दिया और मायूसी से सर झुकाकर बैठ गई। तुम अच्छे की उम्मीद रखो और भरोसा करो अपने भाई पर, वो उसका चेहरा थाम कर बोला। ज़रियाब की हालत ऐसी थी कि वो बहन पर मर मिटता, जबकि बाबा की भी, और दूसरी तरफ हुरैन मोरे और जहान बुरी तरह शर्मिंदगी का शिकार था। बिशा उनमें से किसी से बोली भी नहीं थी, ना शिकायत का एक भी हर्फ मुंह पर आया था। बिशा ने भरोसे के नाम पर सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो ज़रियाब ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। वो रो नहीं रही थी, मगर कुछ भी था। ज़रियाब उसे दिखाना चाहता था कि उसके पीछे भी कोई खड़ा है। बिशा खामोशी से उसके सीने में सर लगाए सोच रही थी, क्या वाकई दाऊद अब हमेशा के लिए जेल चला गया? क्या वाकई वो कभी नहीं लौटेगा? दिल में एक अजीब सी बात थी कि शायद ये सच हो, शायद उसके हिसाब का वक्त भी शुरू हो गया, मगर अंदर एक डर, एक खुद भी कुंडली मारे बैठा था, क्योंकि वो उसे शायद सबसे ज़्यादा जानती थी। हाँ, शायद दाऊद इब्राहिम को सबसे ज़्यादा बिशा जानती थी। उसे सेल में बंद कर दिया था। वो खामोश हो गया था, बस सबकी तरफ ऐसी नज़रों से देखता जैसे शेर अपने शिकार को देखता। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि ज़रियाब ने उसे जेल की हवा खिला दी थी, और अना पर लगने वाली ज़र्ब ने उसे इतना बेचैन कर दिया था कि दिन से रात हो गई। वो सलाखों को यूं ही पकड़े खड़ा था। उसका खास मुलाजिम भाग दौड़ लगाए हुए था। उसने वकील को बुला लिया था, मगर दाऊद कोई कार्रवाई नहीं जानता था। वकील ने इंस्पेक्टर के सामने पेपर्स रखे। ये बेल के कागजात थे। उनकी ज़मानत फ़िलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि रात हो चुकी है और कल संडे है। अब सोमवार वाले दिन ये कागजात लेकर आना, तब बात होगी। वो बोला तो वकील ने उसे एक नंबर मिला कर दिया, मगर इंस्पेक्टर ने फ़ोन कान से नहीं लगाया। मैंने कहा ना, मैं कानून के खिलाफ नहीं चलता, जब कह दिया तो कह दिया, अब जाओ, वो गुस्से से बोला, मगर आवाज़ धीमी थी, जिससे ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो बदतमीज़ी कर रहा है। वकील ने दाऊद से मिलने की इजाज़त चाही तो इंस्पेक्टर ने सर हिलाकर सिर्फ 10 मिनट दे दिए थे उन्हें। जब वो दोनों सेल के नज़दीक आए तो दाऊद भूखे शेर की तरह इधर उधर टहलता नजर आ रहा था, जबकि सेल में मुकम्मल अंधेरा था। शायद उसे टॉर्चर करने के लिए यहाँ का बल्ब हटा दिया था। दाऊद सब समझ रहा था। वो बेचैनी से इधर से उधर चल रहा था। उन दोनों को आते देख वो सलाखों के करीब आया और उसने सलाखों को अपने हाथों की मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ लिया और अपने मुलाजिम की जानिब देखा। साईं, माफ़ी चाहता हूँ, कल अरवार है, बेल सोमवार को होगी, वो बोला तो आवाज़ नीची होती जा रही थी। दाऊद ने, इतवार है, अच्छा। वकील को ना गली के इशारे से अपने नज़दीक बुलाया, उंगली के इशारे से अपनी नज़दीक बुलाया। वो उसके पास आया तो सलाखों के पीछे से हाथ निकालकर उसने वकील के मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा। उसे फारिग करके, दुनिया का बड़े से बड़ा वकील हायर करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो वकील वो देखे बिना अपने मुलाजिम को देखता बोला तो वकील उसको हैरानगी से देखता रहा। उसका बहुत पुराना वकील था, मगर दाऊद को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी इज्जत घट रही थी कि वो बेबस होकर यहाँ कैद हो जाए और ज़रियाब यूं ही आज़ाद उड़ता रहे। उसके मुलाजिम ने वकील को बामुश्किल वहाँ से हटाया कि वो कोई बिगाड़ ना डाल दे।
क्योंकि ये सिंध की पुलिस थी और यहाँ उनके कोई सोर्सेज नहीं थे, जबकि पूरे पंजाब के किसी भी थाने में वो ले जाते उनके लिए चुटकियों का काम था। मगर शायद मूसा के फ़ौरन निकलने को देखकर ज़रियाब ने सिंध पुलिस से रेड डलवाई थी। दाऊद ने अपने मुलाजिम को करीब बुलाया। न जाने उसके दिमाग ने अब कौन सा प्लान तरतीब दिया था। वकील, हायर बात में करना, मैं चाहता हूँ कि ज़रियाब अपने हाथों से आकर इन सलाखों के दरवाजे खोले। वो गैर मरई नुक्ते को घूरने लगा। जी साईं हुक्म। मुलाजिम उसके नज़दीक हो गया तो दाऊद इब्राहिम उसे कुछ समझाने लगा। मुलाजिम को तसल्ली हुई कि चलो दाऊद का दिमाग हरकत में आ गया। अब किसी का बाप भी यहाँ से उसे ठहरा नहीं सकता था, मगर उसके लिए उसे इंतज़ार की ज़रूरत थी, जो कि वो करते। बेशक थक गई थी तभी सो गई। हुरैन ने उसके लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी। संडे था, सब घर में थे। उसने सबके लिए नाश्ता बनाकर जब वह ज़रियाब को नाश्ता देना चाहा तो ज़रियाब ने उसके हाथ दूर कर दिए और कॉफ़ी बनाने लगा। कितने दिनों से आप मुझसे बात नहीं कर रहे? वो बोली तो आंसुओं का गोला फंस गया, क्योंकि हुरैन एक हासिद लड़की है जिसने अपनी दोस्त से हसद किया। उसको ना जाने कितनी बद्दुआएं दी। आज अपनी आंखों से सब कुछ देखकर शर्मिंदगी हो रही है, बल्कि तुम्हें नहीं हो रही होगी। तुम्हारे दिल में चैन पड़ा होगा कि अच्छा हुआ बिशा के साथ ये सब हुआ। ऐसा मत कहिए ज़रियाब, मैंने ऐसा नहीं सोचा। हुरैन ने उसके हाथ थामने चाहा, मगर उसने झटक दिया। हुरैन, तुम तो उसकी दोस्त थी, उसकी राजदार। तुम तो समझती कि वो वक्त पर हम उसके लिए कुछ कर पाते और वो इस तरह पत्थर की ना बनती। ज़रियाब आपे से बाहर होता उसके दोनों हाथों को सख्ती से जकड़ गया। तुमने वो तकलीफ महसूस ही नहीं की जब मर्द औरत पर हाथ उठाता है तो एक बार हाथ उठाने से ही औरत बहुत पीछे चली जाती थी। ये उसकी इज्जत नफ्स, उसका मान सब टूटकर बिखर जाता है। तुमने इस तकलीफ को महसूस ही नहीं किया कभी, क्योंकि ये हाथ तुम पर उठा नहीं। अपने ऊपर गौर करो और फिर इन मगरमच्छ के आंसू पर, जो कि बिल्कुल यकीन के काबिल नहीं। तुम बराए मेहरबानी मेरे सामने तब तक मत आना जब तक बिशा तुम्हें मर्द नाम हरा दे। वो उसे दूर झटकता वहां से अपनी सख्ती लेकर चला गया, जबकि हुरैन बुरी तरह रो दी। वो सब कुछ सच कह गया था, मगर दिल में चुभ रहा था ये सच। वो बिशा के पाँव में पड़कर माफ़ी मांगेगी, वो उसे माफ़ कर दे। वो उसकी दोस्ती के लायक ही नहीं थी। उसका दिल छल नहीं हो रहा था। ज़रियाब के रवैये से इतना प्यार करने वाला शौहर, उसने तो सिर्फ रवैये की मार दी थी जिस पर हुरैन तड़प उठी थी। बिशा ने तो न जाने क्या क्या सहा था। हुरैन ने आंसू साफ किए तो मोरी भी किचन में आ गई। हद तो ये थी वो भी उससे बात नहीं करती थी। मैंने बिशा का नाश्ता बना दिया, वो बोली। हम अपनी बेटी का नाश्ता खुद बना लेंगे, तुम कर लो ये नाश्ता, वो बोली तो हुरैन एक सर झुक सा गया। वो उनके नज़दीक आई। मुझे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर प्लीज़ आप तो मेरा साथ मत छोड़िए। घर में कोई मुझसे बात नहीं करता, वो बोली, मगर मोरे ने जवाब नहीं दिया। उसका नाश्ता बनाने लगी। हुरैन कुछ देर वहाँ खड़ी रही और इसके बाद मोरे जब बाहर निकली तो उनके हाथ साथ वो भी निकली। इरादा बिशा के कमरे में जाने का था, जहाँ ज़रियाब पहले से ही बैठा था। ज़रियाब ने मोरे और हुरैन को अंदर आते देखा और निगाह फेर ली। बिशा चुप बैठी थी। हमारा बच्चा नाश्ता कर ले और हमें बताया कि दोपहर के खाने क्या खाएगा, वो उसे प्यार करती बोली। बिशा की हालत अजीब सी होने लगी। वो कोशिश करना चाहती थी कि सब कुछ भुलाकर वो उन लोगों के साथ वैसी ही रहे, मगर वो चाहकर भी खुद को उस फेस से निकाल नहीं पा रही थी। उसे वो दिन याद आते थे जब वो यशम खान की हवेली रही थी, जब वो बेयारो मददगार सड़कों की खाक छानती फिरती थी, जब उसके इर्द गिर्द आगे पीछे कोई नहीं था। जब उसने सिसक कर अपनी माँ को बुलाया, उसने निगाह झुका ली। मोरे ने आंखों में आंसू भरकर उसकी जानिब देखा। अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगा, वो बोली। बिशा कुछ नहीं बोली। ज़रियाब ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। तुम्हें बाहर से कुछ खाना है, मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ, वो बेहद चाहत से बोला था। बिशा फीका सा मुस्कुरा उठी। मुझे भूख नहीं है, उसने बस इतना ही कहा। आज इन रिश्तों को इतने करीब देखकर न जाने फिर में क्यों उमंग क्यों नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, बस दिल में कोई रजा नहीं थी। उसकी शायद तबीयत भी बोझल थी। वो सर झुकाए अपनी उंगलियों से खेलती रही। वो तीनों उसकी खामोशी को महसूस कर रहे थे। उनके दिल जैसे मुट्ठियां जकड़ गए थे। एक वक्त था वो दोनों घर के शोर हंगामा लगाए रखती थी। घर की रौनक बढ़ जाती थी जब जब दोनों घर आती थी। एक दूसरे से पढ़ती थी, मगर एक दूसरे के साथ थी। किसको पता था जब जुदा होंगी तो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। जब हुरैन के पीछे कुछ नहीं देखता, इंसान में से जज्बात ही ख़त्म हो जाए तो
क्या रह जाएगा? एक खाली वजूद, एक रूखी फीकी रूह, और बस यही कुछ था बिशा के पास। उस इंसान ने जीता जागता इंसान जिंदा लाश बना दी थी, जिसके पास वहाँ के सिवा कुछ भी नहीं था। सरियाब ने मोरे की जानिब देखे बिना ट्रे लिया और उसे नाश्ता कराने लगा। वो खाने लगी, कुछ बोली नहीं थी, सर झुका हुआ था। तुम्हें शॉपिंग पर जाना है? जरियाब ने लुकमा उसके मुंह के करीब करते मुस्कुरा कर पूछा, मगर रुक गया क्योंकि बिशा के गालों पर आंसू की लड़ी बंधी हुई थी। वो तो शायद ही निकली थी सरसे में कहीं क्या, कहीं भी, बस दरगाह होने के सिवा कुछ नहीं हुआ। जरियाब ने उसके सीने में जकड़ लिया। बिशा के चेहरे पर यूं ही आंसू की लड़ी बनती रही और वो यूं ही बैठी रही। प्लीज मेरी जान, एक बार खुलकर रो लो। जरियाब उसके आंसू साफ करने लगा। मुझे कुछ देर अकेले रहना है, वो बोली और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। जरियाब उसे देखता रहा। उसकी कैफियत से सब आशना थे। वो ज्यादा बहस किए बिना वहां से उठ गया, मगर जाते जाते एक निगाह मोरे और हुरैन पर डाली थी और इस निगाह से वो दोनों बुरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। मोरे बिशा के पास बैठी तो बिशा ने जैसे घबराकर उन्हें हाथों से अपने हाथ पर ही हटाए। वो इस लम्स की आदी नहीं होना चाहती थी। उसका दिल कह रहा था दाऊद को काबू करना इतना आसान नहीं था। वो एक बार उसके चुंगल में फिर फंस गए तो उन सबको याद करके शायद उसका दिल फट जाए। मोरे बुरी तरह रो दी। बिशा, हमारा बच्चा, हमें माफ कर दो। मोरे, मुझे बस अकेला छोड़ दे प्लीज, कुछ देर के लिए, वो बोली तो मोरे ने अपने आंसू साफ किए। बिशा की अपनी हालत गैर हो रही थी। वो किसी के आंसू साफ करती और उसने बहुत याद किया था। अब तमाम तसव्वुर खत्म हो गए थे। मोरे भी उसे वक्त देती चली गई। पीछे हुरैन रह गई थी, जिसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो बिशा से कोई बात करे। वो बेड पर बैठ के बिशा ने अपने आंसू साफ किया और उठकर वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आए तो हुरैन अब भी बैठी थी, खामोश थी। बिशा चाहती थी वो चली जाए। वो क्यों आ गई उसके पास, मगर वो कुछ नहीं बोली। तबीयत में एक बार फिर बोझलपन सा हो रहा था। वो गहरा सांस भरती दोबारा बिस्तर में बंद हो गई। वो अपने चेहरे को देखकर अक्सर हैरान रह जाती थी। उसके चेहरे पर हालांकि दाऊद के हाथ के दिए तोहफे होते थे, मगर फिर भी उसके चेहरे की चमक और उस पर नूर कहीं नहीं जाता था। वो हर दिन के साथ खूबसूरत होती जाती थी और अब भी वो आईने में एक निगाह खुद को देखकर बाहर आ गई कि वो कितनी ढीठ है। आज भी उसका चेहरा दूसरों को इसी धोखे में रख सकता है कि उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, और अगर वो लोग अपनी आंखों से ना देखते तो शायद किसी सूरत न मानते। बिशा चुपचाप लेट गई। उसकी कमर में दर्द सा उठ रहा था। हुरैन यूं ही उसके कदमों के पास बैठी रही। दोनों तरफ से खामोशी थी। ये तो एक वक्त ऐसा भी था वो दोनों कमरे में होती तो हंगामा ही अलग होता, मगर आज वहीं दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े खामोश बैठी थी। हसद हो गई मुझे तुमसे बिशा, वो बोली तो लहजा भीगा हुआ था। बिशा फीका सा मुस्कुराई। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुम्हें मुझसे हसद होती। उसने भी जवाब दे दिया, नहीं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। आए रोज दाऊद भाई तुम्हें कुछ न कुछ देते थे। मैं जलने लग गई थी तुमसे। फिर तुम्हारी वजह से सब ने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं ब्याह कर आई थी, मगर सबको गम तुम्हारा था। मैं सबके गम के साथ खड़ी हो गई और तुम फिर भी, मुझे लगता था, सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती हो कि दाऊद ने ये किया। मुझे लगता था तुम ड्रामेबाज हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बुग्ज पैदा हो गया। मगर मैंने एक आम आंख से तुम्हें देखा। दोस्ती की आंख से देखती तो शायद मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ पाती, मगर देखो, मेरी जैसी दोस्त कभी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, कभी भी नहीं। दोस्ती के नाम पर धब्बा हूं मैं। अपनी ही दोस्त अपनी ही बहन से हसद करने लग गई। वो रोने लगी। बिशा उसकी पुश्त देख रही थी। उसने उठकर बैठने की कोशिश की और वो हुरैन को देखने लगी। हसद करने की वजह यह थी कि दाऊद ने वलीमे पर हीरे से जुड़ा नेकलेस भेजा, मगर तुमने ये नहीं देखा कि इस घर से एक दिन की दुल्हन को ड्राइवर लेने आया, जबकि यहाँ तुम्हें हथेली पर सजाया गया। ये हसद करने की वजह दाऊद इब्राहिम था, जिसने एहसन भाई को मोहताज कर दिया कि शायद वो कभी चल पाए। किस लिए? क्योंकि मैंने उनके मुकाबले में एहसन को चुना। ये शादी की वो रात हसद करने के काबिल थी, जिसमें मेरे बाप की पेशानी पर भरी सर्दी में पसीने की लड़ियां फूट रही थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम बारात वक्त पर नहीं लाया। दाऊद इब्राहिम वक्त पर कमरे में नहीं आया। अगली सुबह आया। मेरी अहमियत तो मुझे दाऊद के नाम के साथ जुड़ते ही बताई जा रही थी। तुम किस बात से हसद करने लगी थी? वो फीका सा हंसती, जबकि हुरैन मजीद शर्मिंदा हो गई। दोस्त तो शायद हर रिश्ते से करीब होता है, मगर तुमने शायद मुझे कभी दोस्त नहीं समझा, बिशा ने कहा और चेहरा मोड़ लिया। खुदा की कसम ऐसा नहीं है, मैं बहक गई थी। पैसे की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था। हुरैन मुड़ी और उसके दोनों हाथ थाम लिए। बिशा ने उसकी सुर्ख आंखों से बहते आंसुओं को फिर अपने हाथों पर धरे उसके हाथों को देखा, मगर हुरैन
मुझे अब इन आंखों की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे चेहरे पर से दौलत की ऐनक उतर गई है तो क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए, मोरे बाबा जान लाला, या यहाँ वो मुस्कुराई, तुम में से किसी के लिए कुछ महसूस नहीं करती। तो तुम्हें पता है, जब अपने शौहर के हाथ से पहला थप्पड़ खाया था उस दिन मैं इतनी खौफजदा थी, मेरा बस नहीं चल रहा था उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, मोरे के सीने में छुप जाऊं, बाबा बचा ले, भाई मुहाफिज बने। मगर दुख तो यही है जो मुझसे तमाम एहसास खींच कर ले गया कि मेरे लिए तो कोई था ही नहीं। मैंने बहुत बार अल्लाह ताला से कहा मुझे ऐसे अपनों के चेहरे ना दिखाते। वो रो पड़ी। हुरैन उसके हाथों पर सर डाले सिसक रही थी, जबकि बिशा की आंख से आंसू उसके बालों में गिर रहे थे। मगर सच्चाई से कौन छुप पाता है। उसने अपने आंसू साफ किए। लाला कुछ भी कर ले, दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से बाहर निकलेगा और मुझे ले जाएगा। मैं खुश फहम बिल्कुल नहीं हूँ अब किसी भी बात के लिए। उसने गहरा सांस भरा और वो चुप हो गई। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हुरैन ने उसका चेहरा थाम लिया। अच्छा, वो हंसी और चुप हो गई। मेरी जान, माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा, अपनी इस नालायक सी दोस्त को माफ़ कर दो। मैं सज़ा भुगत रही हूँ बिशा, और मुझे लगता है ये सज़ा सारी उम्र के लिए ही है मेरे साथ। वो फूट फूट कर रो दी। बिशा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा कि क्या मतलब था, वो समझी नहीं। उसने तो किसी को कोई नुकसान नहीं दिया था। हुरैन उसकी हैरान आंखों से शर्मिंदा सी हो गए। मगर बिशा मुंतजिर थी कि वो बोले, मैं शायद कभी ज़रियाब को कोई खुशी ना दे सकूं, मैं माँ ना बन सकूं कभी। वो बच्चों की तरह रोने लगी। बिशा दंग रह गई। कैसे, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उससे यकीन नहीं आया। बंजर मुर्दा दिल में एकदम जैसे झटका लगा था। मैं, देखो तो 1.5 साल से ज़्यादा होने वाला, अब तक किसी खुशी का मुंह नहीं देखा। ज़रियाब को पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर वो डॉक्टर के पास ले गए क्योंकि मोरे भी बार बार जिक्र कर रही थी। ट्रूथ टेस्ट हुए और इसके बाद तुम्हारे घर आ गए। तब से ज़रियाब ने मुझसे बात नहीं की, मगर रिपोर्ट्स घर आ गई और किस्मत से मैंने ही रिसीव की तो उसमें साफ दर्ज था मैं माँ नहीं बन सकती। वो बुरी तरह रो दी। पागल हो गई हो सकता है तुम्हें सही से पता न चला हो। बिशा ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं, यही सच है, मैं उन्हें कभी खुशी नहीं दे सकती। तुम मुझे माफ़ कर दो, शायद अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। बिशा के लफ्ज़ ख़त्म हो गए ज़बान पर से। प्लीज़ अपने अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बुराई की है तुम्हारे साथ, और देखो मैं कैसे भुगत रही हूँ। रवैयों की मार बहुत बुरी होती है जो मैं सह रही हूँ। ज़रियाब, मोरे, बाबा जान, जहान में से कोई भी मुझसे बात नहीं करता। बिशा, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो रोए जा रही थी। बिशा खामोश रह गई। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही ये चाहा कि हुरैन के साथ कुछ गलत हो। और रवैयों की और इंतहाई तन्हाई की मार क्या होती है वो बाखूबी जानती थी, क्योंकि वो तो हर रोज़ एक ही कमरे में जीती रही थी। उसने हुरैन के हाथ पकड़े। मैंने कभी तुम्हें, उसकी आवाज़ भीग गई, मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी हुरैन। वो भी रो दी। हुरैन ने उसे सीने में जकड़ लिया और दोनों शायद खुलकर रो पड़ी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें समझ ना सकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। वो उसे सीने में भींचे और रोने देना चाहती थी, उसका सकूत टूट जाए, वो महसूस करे कुछ। बिशा सिसक सिसक कर रोई थी। मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी, मैंने बहुत तकलीफ में वक्त गुजारा है। मेरा बच्चा मार दिया उस शख्स ने, सिर्फ बेटे की हवस में, जिसे मैंने इतना मांगा जितना मांगा जा सकता था। मैंने हर सांस के साथ उसके लिए बेटा मांगा और उसने मुझे दवाइयाँ दे दी। मुझे लगता है मुझे मौत आ जाए, मेरी किस्मत में दाऊद ही क्यों है। आज भी बेटे की तलब है उसे, जबकि बेटी होगी उसके। तुम देखना, वो मुझे ले जाएगा, मगर किसी और बिशा का जन्म कभी नहीं होगा, कोई नहीं सहेगी। मैं अपने लिए शायद कुछ नहीं कर सकी, मगर अपनी बेटी के लिए उस आदमी को जान से मार दूंगी। वो आंसू साफ करते हुए बोली। हुरैन ने बड़ी मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए। तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा, तुम ये मत सोचो, दाऊद निकल आएगा, ज़रियाब उसे आने ही नहीं देंगे। हुरैन ने कहा तो बिशा ने शान ने चुका दिए। मालूम नहीं, तुम उसे जानती नहीं हो, उसने कहा और गहरी सांस ली। प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही। हुरैन ने कहा तो बिशा मुस्कुरा दी। ऐसा लग रहा है दिल पर से ज़रा सा बोझ हटा है, वो बोली। तो हुरैन ने उसके दोनों हाथ चूम लिए। तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है, मैं ज़िंदगी भर इस एहसान तले रहूंगी। वो फिर से रोने लगी। अल्लाह तुम्हें औलाद लाजमी देगा हुरैन, तुम नाउमीद मत हो ना। बिशा को उसकी फिक्र हो रही थी। पता नहीं बिशा, शायद तुम दुआ करो तो ये हकीकत बन जाए, वो बोली और फीका सा मुस्कुराई। मेरी दुआ में ताकत होती तो शायद दाऊद इब्राहिम खड़े खड़े जल जाता, वो बोली। तो हुरैन कुछ नहीं बोली। तो मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। वो आंसू साफ करती मुस्कुराई। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है, बस यहीं बैठी रहो। वो उसके हाथ पकड़ गई। हुरैन ने उसके हाथ से हाथ निकाल कर अपने हाथों से उसके हाथ ढांप लिए। न जाने हमारी किस्मतों में क्या लिखा था बिशा, हुरैन बोली। उसकी उंगलियां देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आता मेरी किस्मत में दाऊद क्यों था, बिशा भी बोली। हुरैन चुप हो गई। तुम दोबारा रिपोर्ट्स कराना
प्लीज़, और लाला से कहना वो तुम्हें ले जाए। बिशा ने कहा तो हुरैन भीगी पलकों से मुस्कुरा दी। वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते और मुझे कहीं लेकर जाएं। उसने सर झटका। मैं पूछती हूँ ना, मेरी दोस्त से कैसे नाराज़ हो सकते हैं वो उठने की कोशिश करने लगी। रहने दो बिशा, ठीक है, मैं ये सब डिज़र्व करती हूँ। हुरैन ने उसे रोका। बिशा ने नफ़ी की। नहीं, हम दोनों में से किसी एक को तो खुश रहना चाहिए। बिशा ने मुस्कुराकर उसको देखा तो हुरैन पर घड़ों पानी पड़ा था। बिशा बाहर निकल के, जबकि हुरैन को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। वो कितनी आला ज़र्फ थी और वो खुद कितनी तंग दिल, कितनी हसद करने वाली। वो अपने आंसू पोंछते बाहर आई। बिशा ने लाउंज में खड़े होकर किचन में खड़ी मोरे को देखा। वो उसी के लिए कुछ न कुछ बना रही थी। मोरे, वो चीखना चाहती थी, उसी आवाज़ के साथ उन्हें पुकारना चाहती थी, मगर आवाज़ थी निकलती नहीं थी। हुरैन ने उसके शाने पर हाथ रखा। मोरे, वो फिर से बोली, मोरे, और तीसरी बार में उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही निकली जैसे जबकि आंसुओं से वो नढाल हो रही थी। मोरे मुड़ी और वो भी उसे देखने लगी जो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। वो दौड़कर बेटी तक पहुंची और उसे सीने में जकड़ लिया। बिशा उस नरम आगोश के लिए बड़ा तरसी थी। वो भी तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और बिशा वाकई में बेचारी बहुत अच्छी थी और उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया दाऊद ने। मैं तो खुद चाहती हूँ दाऊद अब ना छूटे, इतना कमीना, ये हीरो नहीं हो सकता, इसको हीरो बनना तो डिज़र्व ही नहीं करता ये इंसान। और यार बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है इसकी, मुझे समझ नहीं आता लिखा क्या हुआ अल्फाज, और फिर मैं बहुत ज़्यादा अटक जाती हूँ। तो पता है पढ़ते हुए यही ज़्यादा चीज़ें मुश्किल होती हैं, अगर कोई वर्ड ठीक ना लिखा हो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये आज की एपिसोड। तो मिलते हैं इसकी एपिसोड में कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।